नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 9 का पाठ 13 कर रहे हैं। ग्रामश्री यह एक कविता है जो सुमित्रानंद पंत द्वारा लिखी गई है। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे, तो आप शुरू करते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी, जिससे रवि की किरणें चांदी की से उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। अब इसका भावार्थ करते हैं। ग्रामश्री कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रानंद पंत जी ने हरी भरी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। गांव में चारों तरफ हरियाली फैली हुई है और जब सुबह सुबह इस पर ओस की बूंदें गिरती है और सूर्योदय के बाद जब सूर्य की किरणें इन बूंदों पर पड़ती है तो सारा वातावरण झिलमिल झिलमिल चमक उठता है। ऐसा प्रतीत होता है कि खेत की हरियाली के ऊपर चांदी की एक चादर बिछी हुई है। नए उगे हुए हरे पत्तों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें उनके आर पार चली जा रही है और उनके अंदर स्थित हरे रंग का खून स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब हम दूर से इस वातावरण को निहारने लगते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नीले रंग का आकाश झुककर खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा है। अब आगे देखिए। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली। अरहर सनई की सोने की किंकिनिया है शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली। लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। अर्थात इसका भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने फसलों से लदी हुई धरती की सुंदरता का वर्णन बड़े ही रोमांचक ढंग से किया है। खेतों में जौ और गेहूं की फसल उगने से धरती बहुत ही रोमांचित लग रही है। अरहर और सनई की फसलें सोने की करघनी जैसी लग रही है जो धरती रूपी युवती की कमर में बंधी हुई है और हवा चलने से हिल हिल कर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। सरसों के फूलों के खिल जाने पर पूरे वातावरण में एक खुशबू बह रही है जो धरती की प्रसन्नता को दर्शा रही है। इस हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अब तीसी के नीले फूल भी अपना सर उठाकर झांक रहे हैं। इस प्रकार खेतों में गेहूं, जौ की बालियां, अरहर और सनई की फलियां, सरसों के पीले फूल एवं अलसी की कलियां धरती का सौंदर्य बढ़ा रही है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी। फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर। फूले फिरते फूल स्वयं उड़ उड़ वृत्तों से वृत्तों पर। अब इसका भावार्थ देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने खेत में रंग बिरंगे फूलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया है। विभिन्न रंगों के फूलों के बीच खड़ी मटर की फसल हंस रही है। जैसे कोई सखी जब सज धज कर तैयार होती है तो सारी सखियां उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। इन्हीं के बीच फसलों के बीच से लदी लड़ियां खड़ी हुई है। इन सब के बीच कई तरह की रंग बिरंगी तितलियां एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ उड़ कर जा रही है। यह दृश्य ऐसा लग रहा है मानो खुद फूल ही उड़ उड़ कर दूसरे फूलों तक जा रहे हैं। इस तरह प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की कल्पना सजग हो उठी है, जिसमें उन्होंने रंगों से भरे प्राकृतिक वातावरण का बड़ा ही मन भावन चित्रण
किया है। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल की दल, हो उठी कोकिला मत वाली, महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झुली, फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। इसका भावार्थ देखिए। कवि ने कविता की इन पंक्तियों में वसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि आम के पेड़ों की डालियां सुनहरी और चांदनी रंग की आम की बोर से लद चुकी है। पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के पेड़ की पत्तियां झड़ रही है। इन सब से कोयल मत वाली होकर मधुर संगीत सुना रही है। पूरे वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है और आधे पके आधे कच्चे जामुन तो देखते ही बनते हैं। झरबेरी बेरों से लद चुकी है। खेतों में कई तरह के फल एवं सब्जियां उग चुकी है, जैसे आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैंगन, मूली इत्यादि। अब आगे देखिए। पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, अवली से तरु की डाल जड़ी, लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी ओ सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। भावार्थ, वसंत ऋतु होने के कारण अमरूद के पेड़ों पर फल पक चुके हैं और उन पर लाल लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि अमरूद मीठे हो चुके हैं। बेर भी पककर सुनहरे रंग के हो गए हैं। आंवले के फल से पूरी डाल ऐसी लदी हुई है जैसे किसी गहने में मोती जड़े हो। पालक पूरे खेत में लहलहा रहे हैं और धनिये की सुगंध तो पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम की लताएं पूरे खेतों में फैल गई है। टमाटर पककर लाल हो चुके हैं, मानो जैसे जमीन पर मखमल बिछा हुआ हो। पेड़ों पर लगी हरी मिर्चों के गुच्छे किसी बड़ी हरी थैली की तरह लग रहे हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, अंगुली की कंघी से बगुले कलगी संवारते है कोई, तिरते जल में सुरखा पुलिन पर मग रोटी रहती सोई। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के अनुसार गंगा के किनारे रेत टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस तरह फैली हुई है जैसे कोई सांप बालू पर अपने निशान छोड़ गया हो। उस रेत पर पड़ती सूर्य की किरणें रंग बिरंगी नजर आ रही है। गंगा के तट पर बिछी घास और तरबूजों की खेती बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रही है। गंगा के तट पर शिकार करते बगुले अपने पंजों से कलगी को ऐसे संवार रहे हैं मानो वे कंघी कर रहे हो। सुरखाब या चकवा पक्षी जल में तैर रहे हैं और मगरेठी पक्षी आराम से सोए हुए हैं। हसमुख हरियाली हीम आतप सुख से अलसाए से सोए, भीगी अंधियाली में निशी की तारक स्वप्नों में से खोए, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम जिस पर नीलभ नभ आच्छादन, निरूपम हिमांत से सन्निग्ध शांत निज शोभा से हरता जनमन। भावार्थ, कविता की अंतिम पंक्तियों में कवि ने गांव की हरियाली, शांति एवं प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सरल वर्णन किया है। उनके अनुसार सर्दी के दिनों में जब सूर्य की किरणें
खेतों की हरियाली पर पड़ती है तो वो इस तरह चमक उठती है मानो वो सुख में सो रहे हो। सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई जान पड़ रही है, जिनमें तारे मानो किसी सपने में खोए हुए लग रहे हैं। इस वातावरण में पूरा गांव किसी रत्न की तरह लग रहा है, जिसे आकाश ने नीले रंग की चादर ओढ़ा रखी है। इस प्रकार शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में अनुपम शांति की अनुभूति हो रही है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत प्रभावित है। तो बच्चों, ये था कविता का भावार्थ। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।